फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। कैसे हो आप सब? फ्रेंड, अभी जो पेपर हुआ था एमएस साइकोलॉजी स्टैटिस्टिक का दिसंबर 2022 का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? केंडल टाउ 10 मार्क के लिए आया था, एनोवा 10 मार्क के लिए आया था और काय स्क्वायर 6 मार्क का। इन सभी न्यूमेरिकल को अभी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कंप्यूट केंडल टाउ फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो ये क्वेश्चन कितने मार्क का है? 10 मार्क का है। फ्रेंड, यहाँ पे डेटा एक्स और डेटा वाई गिवन है। अभी इसे हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, सॉल्व करते हो आपको केंडल टाउ सॉल्व करते हो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पे कॉन्कॉर्डेंट पेयर रहता है और डिसकॉन्कॉर्डेंट पेयर रहता है। तो सी मतलब क्या रहता है? कॉन्कॉर्डेंट पेयर, और डी मतलब क्या होता है? डिसकॉन्कॉर्डेंट पेयर। कॉन्कॉर्डेंट मतलब क्या होता है? लार्जर नंबर होता है, और डिसकॉन्कॉर्डेंट मतलब स्मॉलर नंबर होता है। फ्रेंड, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है ना, ये डेटा एक्स है ना, इसको रैंकिंग देनी होती है। रैंकिंग देना मतलब क्या होता है? मतलब फ्रेंड, ये जो वैल्यू गिवन है ना, उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए 5 3 7 6 2, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? फर्स्ट है, ये 2 नंबर का है, इसको हम पहली रैंकिंग देंगे। उसके बाद 3 नंबर को सेकंड रैंकिंग देंगे। उसके बाद 5 नंबर को तीसरी रैंकिंग देंगे, और 6 नंबर को चौथी रैंकिंग देंगे। उसके 7वें को 5वीं रैंकिंग देंगे। ऐसे सिंपली आपको ये लिख देना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने सिंपली रैंकिंग दे दी है आर एक्स की 2 3 5 6 7। अभी आर वाई की रैंकिंग कैसे देनी है? फ्रेंड, वाई को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करना है। जैसे एस की रैंकिंग थी ना, उसके अकॉर्डिंग आपको वाई की रैंकिंग देनी है। मतलब ऐसा कि जहाँ पे आर एक्स डेटा एक्स में 2 था, वाई में कितना है? 4 है। 6 के नीचे क्या है? 6 है। 7 के नीचे क्या है? 9 है। 3 के नीचे क्या है? 8 है। 5 के नीचे क्या है? 7 है। वैसे आपको सिंपली जैसे एक्स की रैंकिंग थी ना, उसके नीचे जो जो नंबर था वो आपको लिख देना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने आर एक्स के अकॉर्डिंग आर वाई की रैंकिंग दे दी है। अभी हमें इसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करना है? तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए 2 और 4 आपको दिख रहा होगा, तो 4 वैसे के वैसे यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है। अभी 4 का कंपेरिजन आपको करना है 8 से करना है, 7 से करना है, 6 से करना है और 9 से करना है। इन चारों से आपको 4 का कंपेरिजन करना है। तो फ्रेंड, 8 4 से कैसा है? बड़ा है। बड़े नंबर को हम क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं, मतलब कॉन्कॉर्डेंट। इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? सी लिख दिया। अभी 7 4 से कैसा है? बड़ा है, इसलिए कॉन्कॉर्डेंट। 6 4 से कैसा है? बड़ा है, इसलिए कॉन्कॉर्डेंट। 9 4 से कैसा है? बड़ा है, इसलिए कॉन्कॉर्डेंट। ये सब कॉन्कॉर्डेंट हो गए। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया 4 का हो गया। अभी 4 नंबर कट गया है, 4 को अभी कंसिडर नहीं करना है। अभी 8 का कंपेरिजन करना है 7 6 9 से। ठीक है। अभी 7 8 से कैसा है? छोटा है, और छोटे नंबर को हम क्या बोलते हैं? डिसकॉन्कॉर्डेंट। ठीक है, डिसकॉर्डेंट। तो 7 के नीचे हमने क्या लिखा? डी लिख दिया। 6 8 से कैसा है? छोटा है ना, इसलिए कॉन्कॉर्डेंट। और 9 8 से कैसा है? बड़ा है। बड़े नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्कॉर्डेंट, इसलिए यहाँ पे हमने सी लिख दिया। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 7। 7 को एज इट इज ऐसा लिख देना है। उसके बाद 7 का कंपैरिजन अभी 6 और 9 से होगा, बाकी सारे नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 7 से कैसा है? छोटा है। छोटे को हम क्या बोलते हैं? डिसकॉन्कॉर्डेंट। ठीक है, उसके बाद 9 7 से कैसा है? 9 7 से बड़ा है, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? कॉन्कॉर्डेंट। ठीक है फ्रेंड, 7 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 6 है। अभी 6 के बाद एक ही नंबर है, सिर्फ 9 है। 9 6 से कैसा है? बड़ा है, और बड़े नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्कॉर्डेंट। तो यहाँ पे हमने कॉन्कॉर्डेंट लिख दिया। उसके बाद 9 के लिए कोई कंपैरिजन करने के लिए है नहीं ना, इसलिए उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। ये आपका लास्ट हो गया। अभी आपको क्या करना है? कितने सी आ गए और कितने डी आ गए वो कैलकुलेट करना है। जैसे देखो सी कितने है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 सी है, और डी कितने हैं? 1 2 और 3 डी है। 7 सी और 3 डी। अभी केंडल टाउ का क्या फार्मूला है? फ्रेंड, केंडल टाउ का फार्मूला है सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। तो सी कितना है? 7 है हमारा, माइनस उसके बाद डी कितना है? 3 है, अपॉन 7 सी कितना है? 7 7 प्लस 3। तो 7 माइनस 3 कितना होता है? 4 होता है, और 7 प्लस 3 कितना होता है? 10 होता है। 4 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू, तो फ्रेंड इसका आंसर क्या आएगा? 0.4। तो यही आंसर है फ्रेंड केंडल टाउ का, 0.4। फ्रेंड, इस मेथड से आप करोगे ना तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क मिल जाएंगे। वैसे फ्रेंड, केंडल टाउ सॉल्व करने के और 2 मेथड है, तो वो 2 मेथड अगर आपको जानने होंगे तो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एनोवा। फ्रेंड, ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आया है। अभी डिस्कस करते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे 3 ग्रुप दी हुई है, ग्रुप 1 ग्रुप 3 और ग्रुप 3।
सिंपली आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसकी टोटलिंग करनी है। तो फ्रेंड ग्रुप 1 को हमने x1 बोल दिया, ग्रुप 2 को x2, ग्रुप 3 को x3 और टोटल को x बोल दिया। तो ग्रुप 1 की एडिशन कितनी होगी, समेशन x1 इज इक्वल टू 33, ग्रुप 2 की एडिशन हो गई समेशन x2 इज इक्वल टू 35, ग्रुप 3 की एडिशन हो गई समेशन x3 इज इक्वल टू 25। फ्रेंड ये हो गई वर्टिकल एडिशन। वैसे ही आपको हॉरिजॉन्टल भी एडिशन करनी है। जैसे देखो 4 + 3 + 1 कितना आ गया, 8 आंसर आ गया। 2 + 4 + 5 कितना आ गया, 11 आ गया। वैसे फ्रेंड आपको सारी की ऐसे हॉरिजॉन्टल भी एडिशन करनी है। ये होने के बाद इसकी टोटलिंग करनी है। तो इसकी टोटलिंग कितनी आ गई, 93 आ गई। और फ्रेंड ये जो 3 ग्रुप है ना उसकी भी एडिशन 93 आएंगी। ये दोनों की एडिशन सेम आनी चाहिए। फ्रेंड उसके बाद n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे देखो ग्रुप 1 में कितने नंबर है, 10 है, ग्रुप 2 में भी 10 है, ग्रुप 3 में भी 10 है। इसीलिए n1 = n2, n3 = 10। तो तीनों की 10 + 10 + 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। फ्रेंड ये होने के बाद आपको क्या निकालना है, ग्रुप मीन्स निकालना है। ग्रुप मीन्स का क्या फॉर्मूला है, समेशन x1 अपॉन n1। तो समेशन x1 कितना है, 33 है, तो डिवाइड बाय 10 कितना होगा, 3.3। समेशन x2 35 है, 35 डिवाइड बाय 10 3.5। समेशन x3 कितना है, 25 है, 25 डिवाइड बाय 10 कितना होता है, 2.5। ग्रुप मीन्स निकालने के बाद फ्रेंड आपको कोरिलेशन टर्म कैलकुलेट करनी होती है। कोरिलेशन टर्म का क्या फॉर्मूला है, c = समेशन x1² अपॉन n। तो फ्रेंड समेशन x मतलब, तो फ्रेंड यहाँ पे हमने निकालना है समेशन x कितना है, 93 है, उसका स्क्वायर 93 × 93 डिवाइडेड बाय 30। 30 क्योंकि 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप मतलब 10, फर्स्ट ग्रुप में 10 है, सेकंड ग्रुप में भी 10 है, थर्ड ग्रुप में भी 10 है। तो इनकी एडिशन कितनी आई, 30 आई। तो 93 × 93 कितना होता है, 8649। 8649 डिवाइड बाय 30, इसके बाद आंसर आएगा 288.3। तो कोरिलेशन टर्म c की वैल्यू कितनी है, 288.3। स्टेप 2 में फ्रेंड आपको स्क्वेयरिंग करनी है। फ्रेंड जो ये ग्रुप है ना, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इनके सारे नंबर के आपको स्क्वायर करनी है। जैसे 4 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर करना होता है। फ्रेंड स्क्वायर करने के बाद इनकी आपको एडिशन करनी होती है। तो इसकी एडिशन कितनी है, समेशन x1² की 123, समेशन x2² की 135, समेशन x3² की 79। उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल भी एडिशन करनी है, 16 + 9 + 1, 4 + 16 + 25। तो उसके भी इसके बाद एडिशन करनी है। तो इन तीनों की एडिशन सेम आएंगी। जैसे देखो 123 + 135 + 79 और इसकी एडिशन 337। ये इनकी दोनों की एडिशन सेम आनी चाहिए। फिर ये होने के बाद स्टेप 3 में क्या करना है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला है, st² = समेशन x² - c। समेशन x2 की वैल्यू हमें पता है फ्रेंड, x² की वैल्यू कितनी है, 337, और c मतलब क्या होता है, कोरिलेशन टर्म c हमने कैलकुलेट किया था। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया कोरिलेशन टर्म c की कितनी वैल्यू है, 288.3। तो 337 - 288.3 करने के बाद कितना आंसर आएगा, 48.7। तो st² की वैल्यू कितनी है, 48.7। नेक्स्ट है स्टेप 4। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर, SB²। ठीक है, SB² का क्या फॉर्मूला है, समेशन x1² अपॉन n1 प्लस समेशन x2² अपॉन n2 प्लस समेशन x3² अपॉन n3 माइनस c मतलब कोरिलेशन टर्म c। तो फ्रेंड ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, x1², x2², x3²। फ्रेंड यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, x1 कितना है, 33 है, x2 35 है, x3 25 है। तो इनका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो फ्रेंड 33 का स्क्वायर कितना आता है, 1089, 35 का स्क्वायर आता है 1225, 25 का स्क्वायर आता है 625, उसके बाद कॉमन कितना है, डिवाइडेड बाय 10 है। ठीक है, माइनस c की वैल्यू है 288.3। तो इनकी एडिशन कितनी होती है, 2939 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 288.3। 2939 डिवाइडेड बाय 10 किया तो कितना आएगा, 239.9 माइनस 288.3। तो इसका आंसर आएगा 5.6। तो फ्रेंड SB² की वैल्यू कितनी है, 5.6। उसके बाद स्टेप 5 में हमें विदिन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। SW² का क्या फॉर्मूला है, st² माइनस SB²। तो st² फ्रेंड अभी हमने कैलकुलेट किया था। स्टेप 3 में टोटल सम ऑफ स्क्वायर, st² कितना आया था, 48.7 और SB² की वैल्यू कितनी है, 5.6।
तो इन दोनों का हमें सब्सट्रैक्शन करना है 48.7 माइनस 5.6, तो आंसर कितना आएगा 43.1। फ्रेंड अभी है स्टेप 6। स्टेप 6 किसकी रहती है, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कैलकुलेट करना होता है। इसका कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है फॉर टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो फॉर टोटल ऑफ सम ऑफ स्क्वायर को कैलकुलेट करना कैसे है, एस टी स्क्वायर n माइनस 1। n मतलब क्या होता है फ्रेंड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फ्रेंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था x1 x2 x3 टोटल 10 है, इजिकल टू n इजिकल टू टोटल कितना है 30। ठीक है, n इजिकल टू 30। उसके बाद 30 माइनस 1, क्योंकि फार्मूला में दिया है n माइनस 1, तो आंसर कितना आएगा 29। एस टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 29। ठीक है, उसके बाद है फॉर बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर। तो इसका क्या फार्मूला है, k माइनस 1। k मतलब क्या होता है फ्रेंड, ग्रुप्स होते हैं। तो फ्रेंड शुरुआत में हमने ग्रुप कैलकुलेट किए थे, x1 था, x2 था, x3 था। तो टोटल कितने ग्रुप है, 3 ग्रुप्स है। तो फार्मूला में हम वैल्यू ऐड करते हैं 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो एस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। उसके बाद है फॉर विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला है, n माइनस के। तो n हमें पता है, n कितना है 30 है, माइनस के। के मतलब ग्रुप्स होता है, ग्रुप्स हमें पता है कितने हैं, टोटल 3 ग्रुप्स है। तो 30 माइनस 3 कितना होता है 27। फ्रेंड उसके बाद है स्टेप 7। स्टेप 7 में हमें क्या करना होता है, कैलकुलेशन ऑफ एफ रेशियो, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मीन स्क्वायर वेरिएंस। तो इसमें क्या क्या लेंगे हम इस बॉक्स में, सोर्स ऑफ वेरिएंस, बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप, सम ऑफ स्क्वायर, डीएफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद इनका मीन निकालना होता है। तो बिटवीन ग्रुप इसका क्या है 5.6 है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था एस बी इक्वल टू 5.6। उसके बाद है विद इन ग्रुप। विद इन ग्रुप का क्या है 43.1। तो फ्रेंड सिंपली वैल्यू हमें यहाँ पे लिख देनी है, एस बी स्क्वायर 5.6 43.1। तो डीएफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, तो 5.6 का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, फ्रेंड ये हमने लास्ट स्टेप में निकाला था। फॉर बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 2, और फॉर विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 27। तो मीन स्क्वायर वेरिएंस मतलब क्या होता है, ये 5.6 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर क्या आएगा 2.8, और उसके बाद 43.1 डिवाइडेड बाय 27। तो इसका आंसर क्या आएगा 1.59। उसके बाद फ्रेंड हमें यह निकालना पड़ता है मीन स्क्वायर वेरिएंस बिटवीन ग्रुप डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर वेरिएंस विद इन ग्रुप। तो फ्रेंड 2.8 डिवाइडेड बाय 1.59। तो इसका आंसर क्या आएगा 1.76। तो फ्रेंड ये क्या आपका फाइनल आंसर है क्या, नहीं फ्रेंड ये फाइनल आंसर नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, एफ टेबल से कंपेयर करना होता है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ। अभी एफ टेबल से कैसे कंपेयर करना है इस वैल्यू को, अभी मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड एफ रेशियो कैलकुलेट करते वक्त आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम बड़ा है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमने जब मीन स्क्वायर वेरिएंस निकाला ना, तो ये दो वैल्यू आ गई 2.8 और 1.59। तो बड़ा नंबर कौन सा है 2.8 है, और छोटा नंबर कौन सा है 1.59 है। तो बड़े नंबर जैसे 2.8 का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 2 है, और 1.59 जो छोटा है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सा है 27 है। और फ्रेंड जो ग्रेटर नंबर होता है ना, उसकी वैल्यू आपको टॉप साइड में देखनी पड़ती है, और जो छोटा नंबर रहता है उसकी वैल्यू आपको लेफ्ट साइड में देखनी पड़ती है। तो फ्रेंड ग्रेटर नंबर यहाँ पे ऊपर रहता है, जैसे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर कौन सा है 2 है, और स्मॉलर कौन सा है 27 है। तो यहाँ पे हमें 27 देखना है, और 2 में 0.05 और 0.1 लेवल सिग्निफिकेंस की वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 2 और 27 में हमें कौन सा नंबर इंटरेक्ट हो रहा है वो नंबर देखना है। मिडल में कौन सा आ रहा है 0.05, 3.35 मतलब 0.05 रहता है, और 0.01 की कौन सी संख्या है 5.49। इससे अभी हमें वैल्यू को कंपैरिजन करना पड़ेगा। कैलकुलेटेड वैल्यू इसे हम कंप्यूटेड वैल्यू बोलते हैं। तो इसका आंसर कितना है 1.76 इज लेस देन टेबल वैल्यू या फिर क्रिटिकल वैल्यू। तो क्रिटिकल वैल्यू कितनी थी 0.1 0.05 लेवल के लिए 3.35 और 5.49, और ये 1.76 कैसा है छोटा है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना फ्रेंड, जब कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी रहती है टेबल वैल्यू से, तो हम कैसा प्रेडिक्ट करते हैं, तब हमें ऐसा इंटरप्रेट करना होता है कि hence it is not significant and null hypothesis cannot be rejected, there is no need for further testing with the help of t test। फ्रेंड ये सारी स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क मिल जाएंगे। और फ्रेंड एग्जाम में आपको ये एफ टेबल लेके जाना है। इस साल एग्जाम में वैल्यू गिवन नहीं थी, ठीक है, तो अगर आप इसे लेके जाते हो ना, तो आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे। और फ्रेंड अगर
ये स्टेप अगर आप स्किप कर दोगे, अगर आप सिर्फ यहाँ तक की क्वेश्चन कंप्लीट कर दोगे तो आपके 2 मार्क डिडक्ट हो सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड अगर आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क चाहिए होंगे ना तो आपको यहाँ तक पूरा लिखना पड़ेगा। यह रेशो कौन सा एसेट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, ये पूरा आप लिखोगे ना तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल है काय स्क्वायर, और फ्रेंड ये न्यूमेरिकल 6 मार्क के लिए पूछा गया था एग्जाम में। फ्रेंड फर्स्ट स्टेप में आपको ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ऑब्जर्व वैल्यू मतलब आपको क्वेश्चन में जो भी गिवन है ना उसके आपको सिंपली क्या करना है, टोटलिंग करनी है। जैसे 5 + 6 कितना होता है 11, 5 + 4 कितना होता है 9 होता है। ये हो गई वर्टिकल एडिशन। अभी हॉरिजॉन्टल एडिशन करना, 5 + 5 10 + 6 + 4 10। तो इनकी भी एडिशन देखो, 10 + 10 कितना हो गया 20 हो गए, ठीक है। उसके बाद 11 + 9 20, इन दोनों की एडिशन फ्रेंड सेम आनी चाहिए। ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अभी हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है फ्रेंड, यहाँ पे जो टोटल आई ना 10, उसका मल्टीप्लीकेशन आपको 11 से करना है। 10 × 11 डिवाइडेड बाय 20। वैसे अभी हमने यहाँ पे किया 10 × 11 डिवाइड बाय 20, तो 10 × 11 कितना आता है 1110 डिवाइड बाय 20 = 5.5। तो यहाँ पे हमने 5.5 ऐसा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 10 से आपको 9 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 10 × 9 डिवाइडेड बाय 20। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 4.5, इसलिए अभी हमने 4.5 कैलकुलेट किया। वैसे ही फ्रेंड सेकंड जो नंबर है ना उसका 11 से मल्टीप्लिकेशन, उसका 9 से मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवाइड बाय 20। तो फ्रेंड यहाँ पे नंबर सेम ही है, 10 × 10 डिवाइडेड बाय 20, तो आंसर सेम ही आ जाएगा 5.5 4.5 फिर 5.5 4. ये होने के बाद फ्रेंड आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है काय स्क्वायर का, x स्क्वायर = काय स्क्वायर। तो क्या क्या रहेंगे उसमें, ऑब्जर्व वैल्यू रहेंगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू रहेंगी, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ऑब्जर्व वैल्यू जो हमारे क्वेश्चन में गिवन थी 5 5 6 और 4। उसके बाद फ्रेंड हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट की, वो कैलकुलेट वैल्यू यहाँ पे आपको टाइप कर देनी है। उसके बाद 5 - 5.5, तो आंसर कितना आएगा 0.5। उसका स्क्वायर कितना आएगा 0.5 का स्क्वायर जो भी नेगेटिव रहता है उसका पॉजिटिव आ जाता है, जैसे 0.5 का स्क्वायर आएगा 0.25। उसके बाद ऑब्जर्व वैल्यू माने एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ऑब्जर्व वैल्यू माने एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर कितना है हमारे पास 0.25 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू कितने है 5.5। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.045। वैसे ही फ्रेंड वैसे आपको सारे नंबर का वैसे ही करना है, 5 - 4.5, तो इसका आंसर आएगा 0.5, उसका स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये हमारा फ्रेंड आंसर क्या आएगा, इनका फिर आपको एडिशन कर देनी है, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगा ना 0.045 + 0.055 + 0.045 + 0.055, तो इसके एडिशन कितने आएंगी 0.2। तो काय स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 0.2। फ्रेंड ये होने के बाद आपको क्या करना है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालना है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला है r - 1 अपॉन c - 1, r - 1 × c - 1। r मतलब क्या होता है रो होता है, c मतलब क्या होता है कॉलम होता है। फ्रेंड रो मतलब क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। तो मेल की एक लाइन हो गई और फीमेल की हो गई, तो रो कितने हो गए हमारे पास 2 हो गए। और कॉलम कितने हैं हमारे पास, कॉलम मतलब वर्टिकल, ठीक है, यस और नो का 2 कॉलम है, तो 2 रो है और 2 कॉलम है। अभी इस वैल्यू को हमें पुट करनी है हमारे फार्मूला में, 2 - 1 × 2 - 1, 1 × 1 कितना हो गया 1 हो गया। फ्रेंड अभी हमें काय स्क्वायर के टेबल वैल्यू से इसे कंपेयर करना होगा, उससे हमें पता चलेगा कि एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा नल हाइपोथेसिस, ठीक है। इसलिए अभी हम टेबल वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड ये टेबल है काय स्क्वायर का, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हमारा 1 है। उसमें हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए 0.5 और 0.1 की। तो 0.5 की 1 पे डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कितनी वैल्यू आ रही है 3.841, और 0.01 में कितनी अगर आ रही है 6.635। तो फ्रेंड अभी इसे हमें कंपेयर करना होता है टेबल वैल्यू मतलब क्रिटिकल वैल्यू, उसकी वैल्यू है 6.635 और 3.841, और कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.2। और फ्रेंड यहाँ पे टेबल वैल्यू 3.841 6.635 कैलकुलेटेड वैल्यू से कैसी है बड़ी है। और ऐसी सिचुएशन आती है ना जब भी टेबल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से बड़ी रहती है तो हम क्या बोल देंगे null hypothesis cannot be rejected। और फ्रेंड सपोज कैलकुलेटेड वैल्यू की 0.2 है ना, सपोज यहाँ पे 10 आती वैल्यू, ठीक है, तो टेबल वैल्यू छोटी रहती कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो हम क्या बोलते
नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है टेबल वैल्यू से, इसलिए भी हम बोलेंगे देयरफॉर नल हाइपोथेसिस कैन नॉट बी रिजेक्टेड। फ्रेंड यही थे 3 न्यूमेरिकल जो दिसंबर 22 एग्जाम में आए थे। अगर आप इस स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करोगे ना तो आपको फुल मार्क मिल जाएंगे। बस फ्रेंड इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।